ठीक करने जा रही हैं, चाहे वो नवाज देखिए शरीफ का हो, चाहे वो भुट्टो जुडिशल मर्डर था एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का, जी। जब मुल्क के अंदर मार्शल लॉ था और उस मार्शल लॉ दौर में यानी फेयर ट्रायल नहीं दिया गया उनको, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने तख्ताज़ार पर चढ़ना पसंद किया जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक मुनासिब नहीं था। उनको भी चाहिए था कि वो किसी तरीके से कोई वे आउट निकाल लेते। देखिए मियाँ साहब का और भुट्टो साहब में फ़र्क ये है, जब परवेज़ मुशर्रफ ने मिलिट्री कू किया था तो जो मियाँ साहब के बारे में ताना देते हैं ना, डील कर गए, भाई वो समझदारी होती है ना कि आपको लग रहा है कि जी मैं अगर एक जहाज से छलांग लगाने लगाऊं या पहाड़ से छलांग लगाऊं मैं मर जाऊंगा, तो खुदकुशी तो हराम है इस्लाम में। तो आपने सियासतदान का काम ही ये है कि बंद गली से रास्ते निकालना और निकाल कर फिर वापस आना। तो नवाज शरीफ साहब ने बड़े अच्छे स्मूथली वो निकल गए। बाद में मुशर्रफ के दौर में ही नवाज शरीफ फिर वापस आए। बिल्कुल ठीक। तो फिर उसके बाद दोबारा फिर आपने देखा कि वो अरेस्ट हो गए, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म बने, फिर वज़ीर-ए-आज़म बने। तो अब दोबारा नवाज शरीफ साहब के बाद जो ऊपर जो मुकदमात बने थे तो वो भी उन्होंने ठीक किया, वो अच्छा किया उन्होंने। कि देखिए मकसद ये नहीं होता कि आपने खुदकुशी नहीं करनी होती, आपने मौजूदा हालात के अंदर सियासत में भी और जंग में भी, देखिए ना, जंग में भी हिकमत अमली होती है, सियासत में भी हिकमत अमली होती है। तो अच्छा कमांडर वही होता है जो जब चार्ज करना हो तो चार्ज करे, जब रिट्रीव करना हो पीछे 4 कदम पीछे भी आए और फिर अटैक करे। तो मतलब उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से मेरे हिसाब से नवाज शरीफ साहब अब दोबारा आप पाकिस्तान की सियासत उनके गिर्द घूमना शुरू पड़ी है। बिल्कुल ठीक है। और अभी हर बंदा डिस्कस करता है जी मियाँ साहब लाडले हो गए, तो वो मैं आज तो मैं वो बात भी नहीं कह सकते कि वो ऐसा लाडला है जो आज भी नायल है, तो आज नायल नहीं है, आज वो नायल भी नहीं है, तो अदालतें ये में जाएगा उस वो। हिकमत अमली की वजह से कि वो नायल नहीं है। लेकिन लाडलापन वाला जो कहना, जो लाडला की ज़्यादा बातें करते हैं वो खुद वज़ीर दाखिला के साथ बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, वज़ारत दाखिला में जाते हैं और जो मरकज़ी चेयर होती है वो उनको मिलती है और वज़ीर दाखिला साहब राइट पे बैठे होते हैं और लेफ्ट साइड पर उनके अपने तर्जमान कुंडी साहब बैठे होते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। तो लाडले का वो कहते हैं, तो भाई लाडला अगर नवाज शरीफ लाडला है लेकिन आपके दाएं तो बैठा हुआ वज़ीर दाखिला और सदारती चेयर आपके पास है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आसिफ अली जरदारी साहब की जुबान क्यों नहीं समझ रहे? वो बार बार टीवी पे आकर समझा रहे हैं। देखिए एक अनसीन डेंजर है फॉर बिलावल भुट्टो जरदारी, जो फील और सेंस कर लिया है आसिफ अली जरदारी साहब ने, और वो उसी का डैमेज कंट्रोल करते हैं और कर रहे हैं मुसलसल। ये दूसरा इंटरव्यू वो डैमेज कंट्रोल है। बिल्कुल ठीक है, वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। आसिफ, ये बिलावल भुट्टो जरदारी को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिंदगी के नशे व फराज नहीं देखे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो जेल की सोबतें, वो मुश्किल हालात नहीं देखे। आसिफ अली जरदारी साहब ने ये मुश्किल हालात देखे हुए हैं, उनको पता है कि रियलिटी क्या है, उनको ग्राउंड रियलिटीज पता है। वो बेसिकली यानी बेनज़ीर भुट्टो के बेटे नहीं हैं, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे नहीं हैं आसिफ अली जरदारी साहब। बिलावल भुट्टो साहब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बेटे हैं, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं। वो जब पैदा हुए हैं तो वो लीडर हैं। जरदारी साहब ने ये सफ़र तय किया है, एक मंजिल से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी चौथी, वो पौड़ियाँ चढ़ के ऊपर गए हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये फर्क है। ये राव नवार वाली क्या कहानी? ये तो बड़े लाडले होते थे, अभी वो सारे का सारा मुद्दा ही आसिफ अली जरदारी पर डाल रहे हैं। देखिए राव नवार साहब के बारे में जब पहले भी वो बातें करते थे, जरदारी साहब ने उनको बेटा कहा था जी, तब भी मैंने वो बातें पसंद नहीं की थी। और अब वो जरदारी साहब पर जो बयान जो कस रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, मैं उन बातों को भी नहीं कर रहा। देखिए ये वो यानी लफ्जी हमले हैं जिनके साथ एविडेंस नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। जब तक कोई चीज़ एविडेंस के साथ वो ऑन सरफेस नहीं लेकर आते फिर तो मैं उसको मान सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। अगर एविडेंस नहीं है तो ये फिर ज़बानी जमा खर्चा, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर ये सवाल ना किया जाए तो जो हमारे सुनने वाले वो ये बात कहेंगे, रावी क्या लिख रहा है सर इमरान खान साहब के बारे में? कोई नई चीज़ अपडेट की है या नहीं बाहर नहीं आ रहे। आपको मैं ये बता दूं कि इमरान खान साहब का जो बाहर आना है जी, ये मैंने कोई 3-4 महीने पहले बोला था कि साल नहीं आना उन्होंने बाहर। ठीक है। अब मैं फिर कहता हूँ साल नहीं आना या 1.5 साल नहीं आना। मतलब कि पहले साल था तो 5 महीने आपने और ऐड कर लें कि खान साहब इलेक्शन के बाद भी जो है वो इलेक्शन अगर हो जाए तो उसके बाद भी 6 महीने साल बाहर नहीं आएंगे। देखिए उनके मामलात जो है ना बड़े संजीदा केसेस हैं। अब जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो साइफर वाला केस है जी, वो बड़ा संगीन केस है यार। मतलब वो केस ऐसा इतना इजी केस नहीं है, डोंट टेक इट लाइट। ये इतना सीरियस केस है कि जिसमें यानी इनको उम्र कैद हो सकती है।
ठीक। ये इतना सीरियस केस है जिनमें इनको कई साल की लॉन्ग सेंटेंस हो गई, शॉर्ट सेंटेंस नहीं होगी। मेरा अपना एनालिसिस ये है या असेसमेंट ये है कि ना बहुत लंबी सेंटेंस होगी ना बहुत छोटी होगी, दरमियान वाला काम होगा जो सस्पेंड ना हो सके। तो इनको अंदर रहना होगा अभी उनको आदत, तभी वो जिम बना लिया उन्होंने अपना ना, डबल मंगवा ली है, साइकिल मंगवा ली है, मशीन एक्सरसाइज वाली मंगवा ली है। ही नोज फॉर फैक्ट कि वो लंबे अंदर हैं, अभी बाहर निकलेंगे। खान साहब अंदर लंबे अंदर है, लेकिन सर खान साहब में तब्दीली तो कोई नहीं आई। ये 3 महीने के बाद जब उनको मौका मिला है बात करने का कि अपनी कौम के नाम, अपने वर्करों के नाम, अपनी पार्टी के नाम को ऐसा मैसेज दें, बताएं उनको, नहीं, वो उन्होंने जो रवैया इख्तियार बैरूनी साजिश का बयानिया उन्होंने दोहराना इसलिए शुरू कर दिया है। हालांकि वहाँ पर उन्होंने अपनी एक कंपनी फर्म हायर करके अमेरिका में अपना जो है ना ताल्लुकात सेट करना चाह रहे थे। अभी इलेक्शन है यार, अभी वो चाहता है कि किसी तरीके से मैं इलेक्शन जीत जाऊँ या इलेक्शन में कुछ नंबर मैं ले लूँ। तो बेसिकली उसकी अभी इस टाइम दोबारा वो बैरूनी साजिश और रजीम चेंज का जो चूरन बेचना है, इसको पता नहीं कि पाकिस्तानी कौम जज्बाती है तो वो फिर मुझे वोट दे देंगे। तो कुछ लोग तो वाकई वोट देंगे जो आज भी समझते हैं कि बैरूनी साजिश हुई है, लेकिन हकीकत का तो इसमें दूर दूर ताल्लुक नहीं है। वो ये बातें दोबारा रिपीट करेंगे और इसी वजह से वो कह रहे हैं जनरल बाजवा को भी वो कह रहे हैं जी कि मैं बतौर गवाह जो है वो कोशिश करूँगा कि वो आए। अमेरिका के किसी अताशी को भी बुलाना चाहते हैं। देखिए ये बातें हैं ना, ये सिर्फ बयानात हैं। अगर बुलाएंगे तो अमेरिकन तो खैर मुश्किल ही आए, लेकिन अगर पाकिस्तानी जनरल बाजवा साहब आ भी जाते हैं तो वो आकर क्या बयान देंगे कि मैंने बैरून साजिश की थी? साजिश तो हुई नहीं है ना। ये तो इन्होंने एक साइफर जो रूटीन में आया था उसके ऊपर खेले हैं, जो उनकी अपनी ऑडियो मौजूद है, बिल्कुल ठीक, जो अपनी ऑडियो मौजूद है, तो उसके ऊपर उनके ऊपर जो है वो मामला जो है वो उनकी बचत तो है नहीं, लेकिन इसके ऊपर वो दोबारा खेलना चाह रहे हैं, अपने केस को ख़राब कर रहे हैं। अपने केस को ख़राब कर रहे हैं, लेकिन वो सोच ये रहे हैं कि शायद वो इनसे जीत सकते हैं, लेकिन शायद मुश्किलात पैदा होंगी उनके लिए जब उनको जलसे करने की इजाज़त इसलिए नहीं मिलेगी कि खान साहब का आज भी रवैया यही है। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं 5 से 7 साल के बाद सुर्खरू हुए हैं, 2 पेशियों पर उनके केस ख़त्म हुए हैं। लोग ये समझते हैं 2 पेशियाँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये 100 से ज़्यादा पेशियाँ हैं जो इससे पहले भी इमरान खान साहब, मियां मोहम्मद नवाज साहब भुगत चुके हैं। और खान साहब जो है वो रावी के मुताबिक अभी 1.5-2 साल अंदर ही हैं। आपसे दरख्वास्त ये है, अब बंद कर दो यार, ताड़ी मेहरबानी हो। क्या वो आरओ उनको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उस फैसले के खिलाफ, उस एक्सेप्टेंस के खिलाफ अपील्स आएंगी, एतराज़ात आ जाएंगे। उन एतराज़ात के फैसले को मेरे ख्याल के मुताबिक वो जितने भी लोग होंगे, यानी जो सबॉर्डिनेट फोरम्स हैं जहाँ पर वो रेमेडी लेना चाह रहा है, जो भी बंदा एग्रीव्ड है वो करेगा कि वो उसको वो बंदा बोलेगा जो जो जिस फोरम पर जाएगा वो कहेंगे जी कि ये सब्जेक्ट टू फाइनल ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, वो यूँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आया तो ये तमाम अबहाम भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आज के फैसले पर क्या कहेंगे? वैसे हम इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो सुनने वाले मिस कर गए हैं वो सुन ले। आज अदालत में हमने देखा, ये मैं भी आपके साथ था, कि जो जज साहबान थे वो एक ही डिमांड कर रहे थे, एक ही चीज़ कह रहे थे नैब से कि हमें सबूत दें कि इसमें नवाज शरीफ कैसे कनेक्ट होता है, कैसे कनेक्शन होता है, लेकिन वो कोई ख़ास एक तो सबूत दे नहीं सके। और वहाँ पर मेरे ख्याल में ये नैब की काफ़ी सुबकी नहीं थी कि उनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय उस JAT की सबूत के अलावा। नहीं, नैब के ऊपर देखें ना, हम जो है ना वो हमारा पानी जो बहता है ना वो नीचे की तरफ बहता है, जहाँ कमज़ोर होता है उसके ऊपर हम जो है ना ज़्यादा अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, उनका सर काटने। भाई नैब ने कब कहा था हमने रेफरेंस दायर करना है? नैब ने ऑन इट्स ओन तो ये रेफरेंसेस दायर ही नहीं किए। ये रेफरेंस तो नैब ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दायर किए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए कि जनाब अली आपने ये क्यों हुक्म दिया था? पहले तो ट्रायल के बगैर एक जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था उसको आपने ब्लैक लॉ डिक्शनरी यूज़ करके डिस्क्वालीफाई कर दिया। फिर दूसरा आपने ये किया कि आपने कह दिया जी कि एसेट बियॉन्ड मीन्स के, देखिए एसेट बियॉन्ड मीन्स का एक रेफरेंस बनता है। फिर आपने कहा जी 3 रेफरेंसेस दायर किए जाएं। फिर आपने एक हीरो पर मुश्तमिल अपनी मर्जी से व्हाट्सएप के ऊपर एक JIT तश्कील दी। फिर JIT जो तश्कील दी, अगर वो भी कुछ जो कहते हैं ना एविडेंस सरफेस के ऊपर नहीं लेकर आ सका, तो फिर आपने नैब को आर्म ट्विस्टिंग करके कह रहे हैं कि रेफरेंस दायर करें। नैब के जो डिप्टी चेयरमैन थे उस ज़माने के, वो कहते थे कि ये मैटर इज़ नॉट रिलेटिंग नैब, ये जो क्या कहते हैं SECP से मुतल्का है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतल्का मामला है। अब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतल्का मामले को आप उठाकर भेज रहे हैं नैब को, नैब को कह रहे हैं रेफरेंस दायर करें, तो फिर नैब ने खाक रेफरेंस दायर करने थे। अब देखें एक बंदे की डोमेन है, अब डोमेन से निकाल कर आपने क्योंकि आर्म ट्विस्टिंग करनी थी, नवाज शरीफ को आपने सिस्टम से बाहर रखना था,
आपने बाहर निकालना था, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने देना था, आपने परसेप्शन ये बनानी थी कि नवाज शरीफ करप्ट है, उसकी फैमिली ने तमाम चोर और लुटेरे हैं और वो जनाब मुल्क को लूट के खा गए हैं। मकसद तो यही था ना, और क्या मकसद था? तो फिर आज साबित हो रहा है कि वो कौन सा जो है ऐसा डाका नवाज शरीफ ने या उसकी फैमिली ने डाला है। अभी तो 3 रेफरेंसेस थे, तीनों के तीनों में कोटल हो गया, यानी 2 में तो उनको सजा देगी, फिर अपील से उनकी मंजूर हुई और वहाँ पर भी बरियत होगी उनकी, और 1 में तो उनका कोई रेफरेंस बना ही नहीं था। अब एक बात सुने, यानी एसेट बियॉन्ड मींस के जो मुकदमात थे, इसमें जो उनकी यानी नवाज शरीफ साहब की इनकम थी उसको डिटरमिन ही नहीं किया गया। जो नैब के मुकदमात थे उसमें पता नहीं था कि जी नवाज शरीफ के जी यानी आमदन से ज़ायद असासे हैं, तो आमदन का पता ही नहीं है उनको, आमदन का पता ही नहीं, आमदन का पता ही नहीं है, उनके और कहते हैं कि असासे आमदन से ज़ायद हैं। तो जब आपने आमदन का तयन नहीं किया तो फिर आप असासे उसकी आमदन से ज़ायद किस तरह बता सकते हैं? तो ये इन मुकदमात में सजा हुई है नवाज शरीफ साहब को, ये हकीकत है। बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरी बात, इस अल-अज़ीज़ा के ऊपर आ जाए। 2001 से 2005 तक नवाज शरीफ साहब वाज नॉट अ पब्लिक ऑफिस होल्डर। बिल्कुल ठीक। जब अल-अज़ीज़ा स्टील मिल लगी है वो 2001 में लगी जी, और जो हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट है वो हुई 2005 में। 2001 से 5 तक नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं थे, एक्साइल में थे। ठीक। दूसरा, अल-अज़ीज़ा वाले मामले में आज सवाल उनसे यही पूछते रही नैब से कि आप ये बताएं मोहतरम कि वो अल-अज़ीज़ा के लिए पैसे पाकिस्तान से किस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने बाहर भिजवाए। तो उसका नवाब के पास डिफेंस यही था अपने फैसले को डिफेंस में कि जी अल-अज़ीज़ा के वक्त जो उनके बेटे थे नवाज शरीफ साहब के, हसन और हुसैन नवाज, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के वक्त उनके अपनी इनकम कोई नहीं थी, लिहाजा हमने ये अखज़ कर लिया कि ये इनको पैसे नवाज शरीफ साहब ने दिए हैं। भाई नवाज शरीफ साहब ने दिए हैं, अगर आपने बर्डन ऑफ प्रूफ नवाज शरीफ के ऊपर डालना भी है तो फिर उसके लिए नैब रेफरेंसेस भी हों, कोई भी रेफरेंस हो, एसेट बियॉन्ड मीन का केस होता है, उसमें सर्टन आपने चीज़ केस प्रूव करना होता है कि भाई ये आपकी 2 नंबरी है। तो इस 2 नंबरी के ऊपर अब बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आ गया, ये हमारा बेसिक जो हमने बुनियाद खड़ी कर दी है। अब आपने जवाब देना है कि जी आपके एसेट बियॉन्ड मीन्स हैं, तो वो तो उन्होंने किया ही नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब तीसरा और जो इस पर सुभान अल्लाह कहना चाहिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह इसलिए कहना चाहिए कि ट्रायल के अंदर कभी भी इस तरह नहीं होता कि कोई फोटोकॉपी, पाकिस्तान का कानूनी शहादत है उसमें आप एग्जिबिट नहीं कर सकते फोटोकॉपीज को बतौर एविडेंस। तो इस केस में जो एविडेंस है वो सारा का सारा फोटोकॉपीज की हुए, और जो जेआरटी ने